एक बार फिर से स्वागत है साथियों आप सभी का हम सभी के YouTube चैनल स्टडी एट होम में। साथियों, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वह बाल विकास, बाल अवस्था एवं बाल विकास के पेडागॉजी क्लास का है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अधिगम में योगदान देने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय या व्यक्तिगत कारण। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए साथियों, हम अपने इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, है ना। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो साथियों, अगर हम यहाँ देखें कि अधिगम में योगदान देने वाले जो अधिगमकर्ता संबंधी कारकों का वर्णन आज हम इस विषय में करेंगे, यानी अधिगम को जो प्रभावित करते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत कारण हो, चाहे वह सामाजिक कारण हो या पर्यावरणीय कारण, आज हम उन कारकों को जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए साथियों, हम देखते हैं कि छात्रों का सर्वोत्तम मानसिक स्वास्थ्य उनको उच्च अधिगम स्तर एवं स्थायी अधिगम का मार्ग प्रशस्त करता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि छात्रों का जो सर्वोत्तम मानसिक स्वास्थ्य है, यानी छात्र जो है वह मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो उसको उच्च अधिगम स्तर यानी उस जो है तो उच्च अधिगम स्तर यानी एक सुरक्षित अधिगम स्तर एवं एक स्थायी अधिगम स्तर का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी जो जिस छात्र का स्वास्थ्य अच्छा है, वह शारीरिक और स्वस्थ के रूप में जो है तो वह सर्वोत्तम है, तो उसका जो उच्च जो अधिगम का स्तर होगा वह उच्च होगा, यानी अच्छी क्वालिटी का होगा, और जो उसका अधिगम का मार्ग होगा वह साफ और सरल होगा। फिर दूसरा क्या साथियों कि उच्च शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर छात्र सभी प्रकार की पाठ्यक्रम क्रियाओं में एवं अधिगम गतिविधियों में भाग ले सकता है, जिसके द्वारा अधिगम स्तर के सभी क्षेत्रों में होता है। तो सीधी सी बात है कि अगर किसी भी छात्र का शारीरिक रूप से वह स्वस्थ है, तो उस स्वस्थता के आधार पर छात्र क्या है कि सभी प्रकार की पाठ्य क्रियाओं में और जितने भी अधिगम संबंधी गतिविधियां हैं उनमें वह भाग लेकर और उस अधिगम के स्तर में जो है तो उच्चता की श्रेणी प्राप्त कर सकता है। फिर तीसरा साथियों कि अधिगमकर्ताओं में सीखने की तत्परता उसके अधिगम स्तर को कुछ बनाती है। यानी एक छात्र है, अगर वह अधिगम या सीखने में हमेशा तत्पर रहता हो, अधिगमकर्ताओं में सीखने की तत्परता उसके अधिगम स्तर को कुछ बनाती है। तो अधिगमकर्ताओं में अगर किसी भी कार्य को या किसी भी शिक्षण पद्धति को सीखने की अगर तत्परता है, अगर उसके मन में लगनशीलता है और अगर वह सीखने का इच्छुक है, तो जो उसके अधिगम के स्तर है वह काफ़ी सरल हो जाता है, क्योंकि मेहनत के द्वारा या लगातार नियमित अध्ययन के द्वारा वह जो अधिगम के में आने वाली जो कठिनाई है उसको वह आसानी से जो है तो आसान बना सकता है। फिर क्या साथियों, जिन अधिगमकर्ताओं में अपने कौशल एवं गतिविधियों के अभ्यास की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है, उनका अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जिन अधिगमकर्ताओं में अपने कौशल और गतिविधियों के अभ्यास की एवं पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है, उनका अधिगम स्तर ऊंचा एवं स्थायी होता है। यानी ऐसे अधिगमकर्ता, ऐसे छात्र जिनमें अपने कौशल, अगर उनके अंदर अगर कौशल है, चाहे वो पढ़ने लिखने या बोलने समझने की हो, और जो गतिविधियों के अभ्यास की जो पुनरावृत्ति, यानी उसको वह एक बार करते हैं, एक बार के साथ अगर जब उन्हें किसी भी समय अगर आवश्यकता होती है पुनरावृत्ति की, तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार पुनरावृत्ति यानी पुनः आवृत्ति या पुनः जो है तो अभ्यास
कर सकते हैं। जो अगर जिन छात्रों के अंदर ऐसी गतिविधियां हैं, ऐसी योग्यता है, तो उनका जो अधिगम का स्तर होगा वह ऊंचा और स्थायी होगा, यानी वह अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छे उच्च स्तर का होगा और स्थायी होगा, यानी लंबे समय तक टिकने वाला होगा। ठीक है साथियों। यहाँ पे फिर अगर हम बात करें छठे नंबर की, तो छात्रों की बुद्धि लब्धि यदि उच्च हो तो उनमें केंद्रीकरण एवं सीखने की गति दोनों में ही उच्च स्थिति दिखाई देगी। ऐसे बालक प्रतिभाशाली होते हैं। यानी अगर हम बात करें सीधी सी कि यहाँ छात्रों की बुद्धि उपलब्धि, यानी ऐसे छात्र जिनकी बुद्धि उच्च क्वालिटी की है, उच्च उपलब्धि की है, और उनके जो केंद्रीकरण यानी जो सीखने की तत्परता है, ललकता है जो है, तो वह दोनों ही गति सीखने की गति में उच्च स्थिति दिखाई देती है। यानी ऐसे छात्र जिनके जो बुद्धि की उपलब्धि है, यह बुद्धि अच्छी क्वालिटी की है और उनके अंदर जो सीखने की ललकता है, जिसके कारण वह जो है तो सीखने की जो गति होगी वह उच्च होगी, और ऐसे बालक क्या होंगे, प्रतिभाशाली होगी। फिर छठा नंबर अगर हम बात करें कि जो छात्र अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी ऐसे छात्र जो अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी वे पढ़ने लिखने है ना आदि में अधिक क्रियाशील होते हैं, तो उनके द्वारा प्रत्येक कार्य को सीखने के लिए एक तत्परता होती है, यानी उनके अंदर एक ललक होती है, एक जिज्ञासा होती है कि वह इस कार्य के प्रति अधिक लालायित होते हैं और उसका कार्य को आसानी से करते हैं। फिर अगर हम बात करें सातवें नंबर की जाती है, छठे नंबर में यहाँ पे हम इसको देखेंगे, उसका जो पुराना टॉपिक था, ये पिछला वाला का जो है तो जाती है, तथा वे कार्य करके सीखने में अधिक विश्वास रखते हैं। ऐसे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी होता है। यानी ऐसे छात्र क्या होते हुए करके सीखने की प्रवृत्ति पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, यानी उनका यह मानना होता है कि वह करके सीखने में ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो ऐसे छात्र का जो अधिगम स्तर होगा वह उच्च और स्थायी होगा, यानी ऐसे अधिगमकर्ताओं का जो अधिगम का स्तर होगा वह उच्च होगा, यानी अच्छी क्वालिटी होगा, और स्थायी यानी लंबे समय तक के लिए होगा। सातवें नंबर की अगर हम बात करें साथियों कि जिन छात्रों में व्यक्तिगत स्तर अच्छा होता है, यानी ऐसे छात्र या ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर क्या एक व्यक्तिगत यानी क्वालिटी होती है, तो उनमें अधिगम की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। यानी ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो अधिगम की क्षमता है वह एक नॉर्मल क्षमताधारी व्यक्ति से कहीं ज़्यादा अधिगम की क्षमता होती है, यानी वह अधिगम कार्य करने में, अनुकरण करने में ज़्यादा रुचि रखता है। आठवें की बात करें तो छात्र के आत्मविश्वास से भी सफलता प्राप्त होती है। यानी ऐसे छात्र जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं इस कार्य को करूँगा तो मैं सफलता अवश्य प्राप्त कर लूँगा, तो ऐसे छात्र क्या होते हैं, लगनशील होते हैं, वह आत्मशील होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, जिसके कारण वह अधिगम को जो है तो कठिन से सरल बनाने में आसानी से भूमिका निभाते हैं और जो है तो अधिगम की क्षमता का विकास करते हैं। नौवां साथियों कि छात्रों में तर्क एवं चिंतन का विकास छात्रों को अधिगम कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी ऐसे छात्र जो ज़्यादा तर्क हो, है ना, ज़्यादा चिंतन करते हो विषय वस्तु के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति अगर उनके अंदर चिंतन और कार्य करने की जो क्षमता है वह अगर अधिक है एक सामान्य बालक की तुलना में, तो ऐसे बालक क्या होते हैं, वह अधिक क्रियाशील होते हैं और जो है तो वह अधिगम के कार्य में आसानी से करने के लिए प्रेरित होते हैं। यानी उनके अंदर जो कार्य करने की भावना होती है वह बहुत ही कुशल होती है। अगर हम 10वें नंबर की बात करें कि यदि छात्र अपने अधिगम क्रम को सरल से कठिन की ओर ले जाता है, यानी एक ऐसा बालक है, ऐसा छात्र है जो अपने अधिगम को पहले सरल क्रियाओं को सीखेगा, फिर धीरे धीरे वह उच्च और थोड़ी ज़्यादा कठिन होने वाली क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है ना, तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर रखता है। यानी पहले वह ज्ञात क्रियाओं को ज्ञान लेता है, उसके बाद क्या है कि वह धीरे धीरे अज्ञात क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए एक बालक है, अगर पहले वह गिनती सीखेगा 1 2 3 4 5 और उसके बाद क्या है वह धीरे धीरे अज्ञात क्रियाएं जैसे जोड़ना घटाना, यानी 5 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना होगा
8 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो इस तरह के जो अज्ञात से अज्ञात, पहले वह ज्ञात कारणों का पता लगाएगा, उसके बाद अज्ञात कारणों का पता लगाएगा। इसके बाद क्या है कि धीरे धीरे उसका जो ज्ञान का स्तर, वह अधिगम का स्तर है, वह उच्च यानी अच्छी क्वालिटी होगा और स्थायी होगा यानी लंबे समय तक होगा। ठीक है, नियमित अभ्यास के द्वारा भी जो है तो अधिगम का स्तर उच्च हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो कारक थे, अब हम बात करेंगे कि अधिगम में योगदान देने वाले जो शिक्षक संबंधी कार्य हैं। तो जो अधिगम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, तो वह कौन कौन से हैं, इसको हम देखेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है कि शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार बालकों के अधिगम में होने वाले त्रुटियों के प्रति हीन भावना उत्पन्न नहीं होने देता, जिसके द्वारा उनका जो अधिगम का स्तर काफ़ी अच्छा होता है। यानी शिक्षक का जो सकारात्मक व्यवहार, यानी शिक्षक एक ऐसा व्यवहार करता है जो सभी के लिए समान होता है, क्योंकि कक्षा में जो है तो कई योग्यता वाले, कई क्षमता वाले बालक अध्ययन करते हैं, जिसमें उच्च क्षमता, मध्यम क्षमता, निम्न क्षमता। तो शिक्षक सभी की क्षमताओं के अनुरूप एक सकारात्मक व्यवहार करता है, यानी समावेशी व्यवहार करता है, जिसके कारण छात्रों में अधिगम में होने वाली जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां, उनके प्रति उनके अंदर यह भावना जागृत नहीं होती कि जो है तो शिक्षक के द्वारा हमारे साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है, जिसके कारण जो छात्र हैं उनमें अधिगम में लीन होने की, उनमें जो है तो जारी रखने की जो क्षमता है वह अधिक काफ़ी स्तर तक विकास होता है। दूसरा क्या है, यदि शिक्षक शारीरिक रूप से स्वस्थ है, यानी एक शिक्षक है अगर वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो अपने प्रदर्शन के द्वारा छात्रों का अधिगम स्तर काफ़ी ऊंचा बना सकता है। तो वह एक शिक्षक ये जो है तो अपने अधिगम के द्वारा, अपनी प्रदर्शन के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा वह जो कमज़ोर छात्र हैं उनको भी अधिक जो है तो प्रतिभाशाली और अधिक बुद्धिमान बनाने में एक काफ़ी अच्छा अहम भूमिका निभा सकता है। तीसरा क्या है, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य। यदि शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, वह मानसिक रूप से स्वस्थ है ना, उसके जो चेतना है, शक्ति प्रबल है, तो वह जो है तो अपनी संवेग पर ऊपर नियंत्रण करके बिना उत्तेजित हुए छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में सहयोग कर सकता है। यानी वह अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके और अपनी चेतना में जो है तो उत्तेजना को नियंत्रित करके जो है तो छात्रों के अधिगम प्रक्रिया में सहयोग कर सकता है। चौथा है, शिक्षक के सहयोगी के रूप में तथा सुविधादाता के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली भूमिका छात्रों के अधिगम स्तर को ऊंचा बनाती है। यानी शिक्षक के अंदर कैसी भावना होनी चाहिए, एक सहयोग की भावना होनी चाहिए, और वह छात्रों के लिए कैसा होना चाहिए, सुविधादाता होना चाहिए। तो उस रूप में अगर शिक्षक प्रस्तुत होता है और उसके द्वारा जो की जाने वाली जो भूमिकाएं हैं, जो कार्य हैं, छात्रों के अधिगम स्तर को ऊंचा बनाती हैं। यानी छात्रों के जो अधिगम है, जो अनुकरण विधि है, अधिगम विधि है, उसमें क्या है, ये अधिक सरल एवं स्थायी बनाता है। अगर हम पांचवें नंबर की बात करें तो शिक्षक द्वारा जब नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, जब शिक्षक के द्वारा कुछ ऐसी नवीन विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण सहभागिता प्राप्त होती है। यानी जो छात्र हैं उनके जो अधिगम की प्रक्रिया है उनको पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है, पूर्ण रूप से वह सहयोगी ताकि भावना से अग्रसर होते हैं, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर ऊंचा होता है। यानी जो छात्रों का जो अधिगम का स्तर है, यानी उनकी जो शिक्षण जो प्रक्रिया है वह अधिक उच्च स्थायी होती है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे छठा नंबर की, छठवें नंबर की बात करें तो शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह अपना संपूर्ण प्रयास बालकों की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए करे। यानी एक जो शिक्षक का है, अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरा यह कर्तव्य होगा कि मैं अपना संपूर्ण प्रयास, यानी मेरे जितने अंदर, मैं अधिक से अधिक प्रयास यह करना चाहूँगा कि जो हमारे बालकों, जो हमारे विद्यार्थियों की जो अधिगम क्षमता है उसको अधिक से अधिक ऊपर स्तर तक ले जाया जाए, उसको अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए मुझे अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए। सातवां क्या है कि शिक्षक अपने विषय से संबंधित सभी प्रकार की जिज्ञासाओं को शांत करता है तथा अन्य विषयों से बच्चों को संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है।
यानी जो छात्र है और जो शिक्षक है, तो मान लीजिए क्या है कि कक्षा एक विद्यालय में हर विषय के शिक्षक होते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं पर्यावरण का शिक्षक हूँ, तो मैं यह प्रयास करूँगा कि जो मेरे विद्यार्थियों के अंदर जो जिज्ञासाएं हैं, अगर पर्यावरण से संबंधित जो जिज्ञासाएं हैं, जैसे पर्यावरण है क्या, उसके घटक क्या है, जैविक घटक क्या है, जैविक घटक क्या है ना, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, वायुमंडल क्या है, जलमंडल, स्थायी मंडल, ये सब क्या है कि हमारे छात्रों के मन में यह घूमता रहता है कि इस विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी ऐसी जिज्ञासाएं होती है। तो मेरा यह कर्तव्य होगा कि मैं अपने छात्रों के जो इन जिज्ञासाएं हैं उनको मैं शांत करूंगा, और मैं यह भी प्रयास करूंगा कि जो मेरे छात्र हैं वह अन्य विषयों से भी स्थापित संबंध करें, जैसे सामाजिक विज्ञान से, भूगोल से, राजनीति से, अर्थ से, क्योंकि यह सब क्या है, पर्यावरण के ही एक संबंधित क्षेत्र है, यानी यह किसी न किसी रूप से पर्यावरण से संबंधित है। 8वें की अगर हम बात करें तो शिक्षक का दार्शनिक दृष्टिकोण है ना, आदर्शवादिता एवं नैतिकता के आधार पर समर्पण भाव छात्रों को सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी शिक्षक का जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, यानी शिक्षक का जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, रवैया है, आदर्शवादिता, उसके अंदर जो आदर्शवादिता है, यानी किसी भी प्रकार की भेदभाव ना करने की, है ना, जो व्यवहार, सकारात्मक व्यवहार, और जो नैतिकता के आधार पर यानी मानवीय गुणों के आधार पर जो छात्रों में समर्पण भाव है, तो उसका जो सर्वांगीण विकास होता है, यानी उस समर्पण भाव के, उस शिक्षा के भाव को विकास करने में शिक्षक की जो है तो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके कारण क्या होता है, छात्रों में जो है तो अपने शिक्षण कार्य के प्रति, अपने अधिगम के प्रति एक अलग भावना की जो जागृत होती है। अगर हम बात करें 9वें की, तो शिक्षक द्वारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाती है, जिससे छात्रों की इसमें संलग्नता एवं सहभागिता होती है। यानी शिक्षक द्वारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर, यानी ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है छात्रों के विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिसके कारण जो है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाती है, यानी उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ही छात्रों के लिए जो तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाती है, जिससे छात्रों की इसमें संलग्नता एवं सहभागिता होती है। 10वां नंबर की अगर हम बात करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम प्रकरण का चयन करते हुए पाठ्य योजना तैयार किया जाना चाहिए। यानी अधिगम प्रक्रिया को जो अगर हमें सरल बनाना है, एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि अगर वह शिक्षण अधिगम को सरल बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या है कि सर्वप्रथम प्रकरण का चयन करना चाहिए, यानी उस प्रकरण को चयन करना चाहिए जो छात्रों के लिए आवश्यकता अनुरूप हो। फिर हम बात करें, अगर जो हमारा ये तो हमारे हो गए व्यक्तिगत या शैक्षिक कारण, अब हम बात करेंगे पर्यावरण संबंधी कारणों का अधिगम में योगदान देने में क्या योगदान है। यानी जो ऐसे कारण जो पर्यावरण से संबंधित हैं, यानी पर्यावरण का जो है तो अधिगम में क्या क्या योगदान हो सकता है। तो हमारा जो पहला कारक है कि पर्यावरण का वातावरण यदि शांत एवं सहयोगी रूप में हो तो बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास सर्वोत्तम रूप में होता है, जिससे छात्रों को अधिगम करने में आसानी होती है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि जो परिवार का वातावरण, यानी एक परिवार है, क्योंकि बालक कहाँ जन्म लेता, परिवार में, वह परिवार में ही अपना मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास करता है। तो यदि बालक का अगर पारिवारिक वातावरण या माहौल शांत एवं सहयोगी है, यानी आपस में सहयोग की भावना है, तो ऐसे बालक का जो शारीरिक एवं मानसिक विकास होगा वह अधिक तेज गति से होगा, क्योंकि अगर परिवार में शांति व्यवस्था बनी रहती है, और इसके कारण क्या होगा कि बालक का जो विकास है, चाहे वह मानसिक रूप से हो चाहे वह शारीरिक रूप से हो, वह सर्वोत्तम होगा, जिससे छात्रों को अधिगम करने में आसानी होती है। जिसके कारण क्या फायदा होता है कि छात्रों में जो अधिगम करने की जो क्षमता है वह
उसका विकास होता है। दूसरे टॉपिक की बात करें तो अभिभावक अपने बालक को स्वतंत्रता एवं सृजनात्मकता, यानी जो अभिभावक होते हैं, यानी जो पालक होते हैं, माता पिता होते हैं, तो उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए कि वह बालकों को स्वतंत्रता एवं सृजनात्मक वातावरण प्रदान करते हैं। यानी ऐसे माता पिता जो बालकों को अगर स्वतंत्र एवं सकारात्मक वातावरण प्रदान करते हैं तो इसके साथ ही उनकी त्रुटियों को सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हैं। यानी अगर बच्चा गलती करता है पढ़ते समय तो एक माता पिता का जो कर्तव्य है कि वह उनकी जो गलतियों को वह एक सकारात्मक, यानी उनको दंडित न करके बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उसको जो है तो उन त्रुटियों को सुधारने के लिए हेतु प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो बालक का अधिगम स्तर काफ़ी उच्च होता है। तो ऐसे बालकों का जो अधिगम है, जो स्तर है, वह काफ़ी उच्च होता है। तीसरा क्या, समाज का वातावरण, यानी अगर जिस बालक का समाज में, अगर बालक समाज में रहता है और उस समाज का अगर वातावरण शांत हो, अच्छा हो, है ना, शिक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से हो, तो समाज में सहयोग एवं प्रेम, सहभागिता भावना होती है, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। यानी समाज में अगर शांति, प्रेम, है ना, सहयोग की भावना है तो छात्र का जो अधिगम का स्तर होगा वह उच्च और स्थायी होगा। अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो छात्र परिवार से निकलकर पड़ोस में अपनी गतिविधियों को संपन्न करता है। यानी एक बालक होता है वह अगर अधिगम करता है तो वो जो अपनी खेल कूद की प्रक्रियाएं हैं, शिक्षण प्रक्रियाएं, वह जो है तो अपने वातावरण या परिवार से निकलकर वह अपने पड़ोस में जो बालक बालिकाएं हैं, जो उसके सही उम्र हैं, उनके साथ अपनी भावनाओं को शेयर करता है। यदि पड़ोस का वातावरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है, यानी अगर पड़ोस क्या है कि वह सामाजिक रूप से दृष्टिकोण और वैज्ञानिक रूप से समाज में, है ना, सही है, तो उस स्थिति में भी बच्चे का जो अधिगम स्तर उच्च हो जाता है। यानी ऐसी स्थिति में बच्चे का जो अधिगम शारीरिक और मानसिक व अधिगम का विकास आसानी से होगा। फिर अगर हम बात करें 5वें नंबर की, तो कक्ष का वातावरण, विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र, पूर्ण एवं शैक्षिक रूप में हो तो बच्चे का अधिगम स्तर उच्च हो जाता है। यानी कक्ष का वातावरण, यानी जो कक्ष है, यानी कक्षा का अगर शांत वातावरण है, वहाँ अच्छे छात्र अध्ययन करते हैं, उनकी जो योग्यता है ना, वो अच्छी है। और विद्यालय का वातावरण, यानी विद्यालय साफ सुथरा है, यानी वहाँ की शैक्षणिक प्रक्रिया अच्छी है, पेयजल व्यवस्था अच्छी है, तो वहाँ का जो वातावरण अगर अच्छा है तो छात्र का जो अधिगम होगा वह स्वतंत्र रूप से पूर्ण होगा एवं शैक्षिक रूप से जो है तो संपन्न होगा। ऐसे अधिगम और ऐसे बालकों का जो अधिगम का स्तर वह काफ़ी ऊंचा होगा। 6ठे नंबर की बात करें तो कक्ष एवं विद्यालय में प्रवेश करते ही छात्रों को शैक्षिक एवं वातावरण का अनुभव हो जाता है, तो छात्रों की अधिगम प्रक्रिया सफलता के साथ संपन्न होती है। यानी एक बालक होता है, जैसे ही विद्यालय में वह प्रवेश लेता है तो उसके जैसे ही वह प्रवेश लेता है तो उसको जो है तो विद्यालय और कक्ष का जो वातावरण है उसके प्रति वह एक अनुभव प्राप्त कर लेता है और उसी अनुभव के आधार पर छात्र जो है तो अपना अधिगम स्तर का चयन करता है और एक प्रक्रिया में जो है तो अधिगम की सफलता के लिए संपन्न होता है। अगर हम 7वें नंबर की बात करें तो विद्यालय में जब प्रयोगशाला के आधार पर बच्चों को शिक्षित किया जाता है तो बच्चों का अधिगम स्तर बहुत शानदार होता है। यानी विद्यालय में अगर प्रयोगशाला की व्यवस्था है और किसी भी शिक्षण कार्य को अगर प्रयोग के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो छात्रों का जो अधिगम का स्तर होगा वह काफ़ी ऊंचा एवं सरल होगा। तो साथियों, आज की वीडियो बस इतना ही और मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने बहुत ही सुंदर एवं सटीक रूप से ज्ञान प्राप्त और अर्जन किया होगा। तो साथियों, मैं आपसे फिर से एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक हमारे सदस्यता नहीं ली है, हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे परिवार से जुड़िए और जो है तो अपने इस अधिगम के स्तर को और अधिक स्थायी एवं उचित और सुविधापूर्ण बनाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।